हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और इस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आज पृथ्वीराज रासो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात कि मैंने जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स तैयार 1-2 दिन में हो जाएंगे, वो कंप्लीट कर रहा हूँ और वो आपको मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। और उसी के साथ में जो हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास है इसके नोट्स है वो भी आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करें हम पृथ्वीराज रासो की, तो जो पृथ्वीराज रासो है इससे संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके जो मुख्य मुख्य जो बिंदु है उस पर हम नजर करेंगे। तो पृथ्वीराज रासो उसके लेखक की बात करें तो जो चंद्रवरदाई है वो इसके लेखक थे। जो पृथ्वीराज है ये जो अजमेर के शासक थे, तो इसके ये जो राजकवि थे, वैसे मानते हैं कि इसके ये दोस्त भी थे चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो है उसके लेखक है वो चंद्रवरदाई थे। बात करें जो चंद्रवरदाई उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते, तो चंद्रवरदाई का जन्म शुक्ल के अनुसार यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म है वो 1168 ईस्वी लाहौर में हुआ था, यानी 1168 ईस्वी लाहौर में हुआ था। जाति की बात करें तो ये चंद्रवरदाई भट्ट जाति से थे। गोत्र बात करें तो इसका गोत्र जकात था, जकात गोत्र से थे। भट्ट जाति थी, जकात गोत्र था किसका? चंद्रवरदाई का। तो याद रह जाएगा जय जय इस प्रकार। प्रबंधात्मक शैली यानी जो हमारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया वो प्रबंधात्मक शैली है। प्रबंधात्मक का मतलब होता है कि जिस प्रकार एक हम फिल्म की स्टोरी की बात करते हैं तो वो फिल्म की जो स्टोरी होती है वो चलती रहती है, इसके बाद में ये हुआ इस प्रकार। यानी प्रबंधात्मक का मतलब होता है कि ये प्रबंध करके बनाया होता है कि इसको एक के बाद एक घटना वो एक से दूसरे से आपस में जुड़ी हुई होती है, यानी क्रम से चलती है। और जो खंड काव्य होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़कर बनाया हुआ होता है, उसमें प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग नहीं होता है। तो ये महाकाव्य था। हिंदी हिंदी का सबसे जो पहले महाकाव्य है ना वो हमारे पृथ्वीराज रासो ही है। शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना है, जो मैंने अभी ऊपर बताया वो। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसने हिंदी का जो महाकाव्य की बात करें, सबसे पहले जो महाकाव्य था वो हमारा पृथ्वीराज रासो ही था। चंद्रवरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते। ठीक है, तो महाकाव्य हो गया पृथ्वीराज रासो और महाकवि हो गया चंद्रवरदाई। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। प्रत्येक जो मैंने लाइन लिखी है एक एक लाइन है वो एक एक क्वेश्चन है, यानी फालतू का कचरा मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। जहां से क्वेश्चन बनने लाइक है वही लाइनें मैंने इसके अंदर ऐड किए। ये शॉर्ट नोट्स है, विस्तार से मैंने इसके अंदर नहीं लिखा है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से मैंने इसका डिजाइन किया है। और परीक्षा के अंदर क्या होता है कि हम इतना लंबा चौड़ा वो नहीं पढ़ सकते और जो नोट्स है वही हम अध्ययन कर पाते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से एक एक पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, आगे है नरोत्तम स्वामी ने इसे मुक्तक रचना मानी है। मोस्ट है ये, यानी महाकाव्य है ये। ठीक है, और प्रबंधात्मक है, पर जो नरोत्तम स्वामी है इसने इसे मुक्तक माना है, मुक्तक रचना मानी है। इसका प्रधान रस अंगिरस, जिसको हम प्रधान रस बोलते हैं, वो वीर और श्रृंगार है क्योंकि इसमें वीरतापूर्ण जो वर्णन है और श्रृंगार वर्णन है। ठीक है, तो ये दो इसके अंदर मुख्य अंगिरस है, वीर रस और श्रृंगार रस। प्रमुख अलंकार, अलंकार की बात करें तो अनुप्रास और यमक, यमक यानी अनुप्रास और यमक इसके अंदर अलंकार है। कुल पद या श्लोक की बात करें तो 16,306, 16,306 कुल पद कितने हैं? 16,306। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी फिक्स 16,000 याद करने से नहीं होगा, 16,300 से पूरा याद करना है, 16,306। छंद की बात करें
तो इसमें 68 प्रकार के छंद काम में लिए गए। जो हम छंद आगे पढ़ेंगे, छंद अलग अलग जो छंद है, तो उसमें से इसमें 68 प्रकार के छंद है। इस पूरी रचना के अंदर 68 प्रकार के छंद है वो काम में लिए गए। छप्पे छंद का अधिक प्रयोग है, यानी चंद्रवरदाय का जो मोस्ट छंद है ना, प्रिय छंद, वो क्या है? छप्पे छंदी है। चंद्रवरदाय का प्रिय छंद क्या है? छप्पे छंदी। इसलिए इतने छप्पे छंद है उसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया है चंद्रवरदाई ने इस रचना में, पृथ्वीराज रासो में। चंद्रवरदाई का प्रिय छंद, ये देखो नाम आ गया छप्पे छंद, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कुल गुणचित्र सर्ग या समय है, यानी सर्ग या समय का मतलब होता है जो पाठ होते हैं ना हमारे किताब में, जैसे 1 2 3 4 पाठ इस प्रकार। तो इसमें कुल है वो गुणचित्र सर्ग या समय है, यानी उसको नाम, पाठों को जो नाम है ना वो सर्ग दे रखा है। पाठों का नाम क्या दे रखा है? सर्ग दे रखा है। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो है उस रचना के अंदर कुल कितने सर्ग है? तो गुणचित्र सर्ग है, देखो याद रह जाएगा। गुणचित्र एक तो 68 हो गया और एक गुणचित्र हो गया, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि 68 है वो क्या है? छंद है, और सर्ग क्या है? गुणचित्र है। अब आप इसको, यहाँ तो आपको नॉर्मल सी बात लग रही है, पर आप परीक्षा में कंफ्यूजन हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो उनके लिए क्या करें? उसके लिए देखो मैं आपको इरेज करके बताता हूँ। देखिए 68 और यहाँ आ गई गुणचित्र। अब बताओ 68 पहले आता है या गुणचित्र पहले आता है? हमें पता है गिनती के अंदर 68 पहले आता है, ठीक है। अब बात करें छंद, ठीक है, और ये हो गया सर्ग। अब ये तो हमें याद रहता है सर्ग और छंद। अब बताओ 6 पहले आता है या 7 पहले आता है? छंद पहले आता है, तो 68 पहले आएगा तो छंद पहले आएगा। गुणचित्र बाद में आता है तो सर्ग बाद में आएगा। इस प्रकार करके आपको, यहाँ आपको ये देखने में थोड़ी छोटी सी बात लग रही है कि भाई ये तो ऐसे याद रह जाएगा, पर परीक्षा में वहां जब परिसर की स्थिति होती है ना, तो वहां कंफ्यूजन पैदा होता है कि यार 68 सर्ग थे या 68 छंद थे, इस प्रकार हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। बात करें भाषा की, तो इसमें ब्रज और राजस्थानी भाषा है, ब्रज और राजस्थानी भाषा है। शैली की बात करें तो पिंगल शैली है। पिंगल शैली मैंने आपको बताया, पिंगल शैली में क्या होता है? पिंगल शैली में हमारे जो एक तो अपभ्रंश है, अपभ्रंश, ठीक है, तो अपभ्रंश के साथ में ब्रज भाषा होती है ना, तो वो क्या हो जाती है? पिंगल शैली हो जाती है। अपभ्रंश के साथ में ब्रज भाषा होती है तब पिंगल शैली हो जाती है। तो पृथ्वीराज रासो में कौन सी शैली? पिंगल शैली है। अब इसको याद कैसे रहेंगे कि भाई वहां पर अब हमारे को जो पूछा जाता है कि शैली पिंगल है या डिंगल है, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो है, तो प और प पिंगल, ठीक है, पृथ्वी है तो पिंगल, समझ गए? प से प है, तो इस प्रकार आप इसको अटैच करके रख सकते हो। और अपभ्रंश के साथ में ब्रज भाषा होती है तो पिंगल शैली होती है। और भाषा की बात करें तो इसमें ब्रज और राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसका नायक, बात करें इसका नायक, अजमेर के चौहान राजा अरुणोराज, अजमेर का जो राजा था अरुणोराज, उसका पुत्र एवं, उसका तो पुत्र था एवं सोमेश्वर का पुत्र, यानी अरुणोराज का तो पोता था। अरुणोराज का क्या था? पुत्र का मतलब होता पोता, और पुत्र यानी बेटा किसका था? ये सोमेश्वर का था, पृथ्वीराज चौहान। यानी नायक कौन है इसका? पृथ्वीराज चौहान है। नायक की श्रेणी धीरोदात नायक है, ये भी याद रखना है। यानी नायक कौन सा है? धीरोदात नायक है। बात करें नायिका की, कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता, कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता। यानी ये जो संयोगिता है ना, ये संयोगिता और जो पृथ्वीराज चौहान, ये दोनों आपस में पति पत्नी थे, ठीक है। और इनके बीच में जो शादी हुई थी वो प्रेम विवाह था। यानी जो हमारे जो साहित्य है उस साहित्य में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज और जो संयोगिता है, इन दोनों का जो ननियाल है वो कहाँ था? एक मिनट में यहाँ पर इरेज करता हूं। यानी पृथ्वीराज, ये हो गए पृथ्वीराज, ठीक है, और इधर हो गया हमारे संयोगिता। अब ये जो दिल्ली है ना, ये दिल्ली, इन दोनों का ननियाल, पृथ्वीराज जो अजमेर से थे
और संयोगिता है वो जयचंद गढ़वाल की जो पुत्री थी कन्नौज से, ठीक है। तो दोनों का ननियाल कहाँ था? दिल्ली था, ठीक है। तो ये दोनों बहन भाई थे, यानी दोनों की मम्मी है जो आपस में बहनें थी, तो ये मासी आए बहन भाई थे। अब दोनों का ननियाल यहाँ था और यहाँ इनके बीच में जो आते जाते रहते थे, तो यहाँ ही इनके बीच में जो प्रेम हो गया था और इनके कारण ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। और ये बात जयचंद को पसंद नहीं थी, जयचंद को पसंद नहीं थी, तो आपस में ये इनके बीच में लड़ाई झगड़े होते रहे। तो कहने का मतलब जो संयोगिता है, देखिए तब तो क्या थी, एक बहन थी, परंतु ये इतनी थी किसकी? चौहान शासक थे जो पृथ्वीराज चौहान, उनकी। अब बात करें नायिका की श्रेणी, तो नायिका वो मुग्धा नायिका है। कौन सी नायिका है? मुग्धा नायिका है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये नायिका है ना, उस नायिका के बारे में मैं आपको पूरा जो रस वाला वो टॉपिक करेंगे ना, तो बताएंगे नायिका किस किस प्रकार की होती है, वो सारे हम वहाँ बात करेंगे। जो नायक कितने प्रकार के होते हैं सारे वहाँ करेंगे। इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टोड ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, अंग्रेज था ये कर्नल जेम्स टोड, तो इसने अंग्रेजी भाषा में लिखा है, 1839 ईस्वी में दी है। 1839 ईस्वी, यानी सर्वप्रथम ये भी मोस्ट है, यानी हमें पृथ्वीराज जो ग्रंथ है ना, उस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान जो 1839 ईस्वी में कर्नल टोड द्वारा लिखित ग्रंथ है, उसके अंदर हमें मिलती है। कयमास वध प्रसंग इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है, यानी जो कयमास वध प्रसंग है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और मोस्ट भी है, आप इसको दिमाग में रखिए। यानी कयमास वध का संबंध किस ग्रंथ से, इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे को एग्जाम तो पता नहीं कौन सी में आया था, पर आया हुआ क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में आया है। यानी कयमास वध प्रसंग का संबंध किस ग्रंथ से है? तो ये पृथ्वीराज रासो से है। इस ग्रंथ को पूर्ण चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने किया था। पूर्ण का मतलब पूरा, यानी जो चंद्रवरदाई है वो जो खत्म हो गए थे, उसके बाद में जो ये अधूरा रह गया, तो इसको पूरा करने का काम जो चंद्रवरदाई थे, उनके जो पुत्र थे जलहण, उस जलहण ने इसको पूरा किया था। किस आधार पर मानते हैं कि ये पुस्तक है वो जलहण ने पूरी की थी? तो देखिए ये एक श्लोक है, पुस्तक जलहण हत दे चली गज्जन नृप काज। ये जो लाइन है उस लाइन के हिसाब से माना जाता है कि ये जो पुस्तक है उसकी जो पूरा करने का कार्य है वो जलहण ने किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सूख सूखी संवाद किया, ये लाइन भी महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो जाती है और पृथ्वीराज रासो के हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूख सूखी संवाद किस रचना को कहा था? तो वो पृथ्वीराज रासो है। ये आ जाए, सूख सूखी संवाद पृथ्वीराज रासो को किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। यानी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है। इस रचना के संबंध में 3 मत प्रचलित है। इस रचना के संबंध में कितने मत प्रचलित है? 3 मत। पहला है अप्रमाणिक, यानी कुछ विद्वान है जो मानते हैं कि ये रचना है वो अप्रमाणिक है, यानी बिल्कुल ही प्रमाणिक नहीं है। कुछ मानते हैं अर्ध प्रमाणिक है, यानी आधी प्रमाणिक है और आधी अप्रमाणिक है। और कुछ विद्वान मानते हैं ये प्रमाणिक है। तो ये 3 मत है वो प्रचलित है। अब इसको आप क्रम है ना, वो क्रम देख लीजिए। यानी मैंने इसका एक शॉर्ट सूत्र बनाया है जिससे आपको याद रहे कि भाई किस किस विद्वानों ने इसको अप्रमाणिक माना है, कौन विद्वान है जिसने अर्ध प्रमाणिक माना है और कौन है जिसने प्रमाणिक माना है। ठीक है, तो देखो पहले शुरुआत हम जैसे व्यंजन और स्वर की बात करें तो स्वर हमारे ऐसे स्टार्ट होते, तो पहले ए आएगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया अप्रमाणिक। फिर ऐसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आधा अर्ध बीच में आएगा, आधा तो अर्ध प्रमाणिक हो गया और फिर प्रमाणिक हो गया। ठीक है, प्रमाणिक। इस प्रकार तो आपका इसका क्रम याद रख, पहले अप्रमाणिक, फिर अर्ध प्रमाणिक और फिर प्रमाणिक। अब बात करें कि अप्रमाणिक मानने वाले कौन कौन विद्वान है, तो अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों के अंदर है आपके सूत्र है कविराम बुल्लर देवी मोती जी।
कबीराम, ये सूत्र आपको 2-3 बार आप दिमाग में याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मेरे को तो ये याद है, कबीराम बुल्लर देवी मोती जी, कबीराम बुल्लर देवी मोती जी। अब देखो इस इतनी सी लाइन से आपको इनको अप्रमाणिक जो मानने वाले हैं वो सारे विद्वान है वो आपको याद हो जाएंगे। अब कवि से देखो, कविराज मुरारीदान एवं श्यामल दास, कविराज मुरारीदान एवं श्यामल दास, ये कवि से हो गया। फिर है राम, राम से हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसने तो इस ग्रंथ को बिल्कुल जाली माना है कि बिल्कुल ही जाली है। जाली नोट आते हैं ना, यानी जिसको हम जो जाली नोट बोलते हैं ना, वही नोट, नकली नोट, तो इसको बिल्कुल भी नकली माना है, जाली माना है। फिर है बुल्लर, तो डॉक्टर बुल्लर। फिर है देवी, मुंशी देवी प्रसाद, ठीक है। फिर मोती, तो मोतीलाल मेनारिया। और जी, जी का मतलब है GH ओझा, जिसका पूरा नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो ये जो है ये विद्वान, अब इनमें से क्या होता है कि 3 नाम इनमें से दे दिया, एक नाम दूसरा देता है और बोलता है कि इनमें से अप्रमाणिक मानने वाला विद्वान नहीं है, तो इनमें से जो है वो छांटना होता है। या फिर ऐसे हो जाता है 3 नाम है जो अर्ध प्रमाणिक या प्रमाणिक में से दे देता है और पूछता है कि इनमें से अप्रमाणिक मानने वाला विद्वान है, वो एक ही नाम होता है जो आपको छांटना होता है। और इतने सारे नाम, अभी तो जैसे ये 7 नाम हुए, फिर इधर वाले हो जाएंगे अर्ध प्रमाणिक के, फिर प्रमाणिक के हो जाएंगे, तो सारों को याद रखना फिर मुश्किल सा हो जाता है। तो इसका एक छोटा सा सूत्र है, कबीराम बुल्लर देवी मोती जी, कबीराम बुल्लर देवी मोती जी। तो इससे क्या होगा, आप पकड़ लोगे, जैसे कवि नाम आया तो ये कवि नाम यहाँ से पकड़ लोगे, फिर राम आया तो ये देखिए राम यहाँ से पकड़ लोगे, फिर बुल्लर आया, बुल्लर यहाँ से पकड़ लोगे, देवी ये मुंशी देवी, और मोती तो ये मोती यहाँ से आ गया, और जी यानी GH ओझा। तो इस प्रकार पकड़ के आप इसको अच्छे से कर सकते हो। और ये मोस्ट है, इनमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है एग्जाम में, हिंदी साहित्य का इतिहास जहां लगता है तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो ये याद होना आपको बहुत जरूरी है, कबीराम बुल्लर देवी जी। तो इस प्रकार की आपको ये लाइन याद रह जाएगी, क्योंकि जो अप्रमाणिक है, भाई देखो अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक, प्रमाणिक, पहले तीनों का क्रम ऐसे याद कर लिया, पहले अप्रमाणिक आएगा, फिर अर्ध प्रमाणिक आएगा, फिर प्रमाणिक आएगा। फिर उसके बाद में आपको देखो पहले स्वर आ गए, स्वर के बाद में व्यंजन, व्यंजन कैसे स्टार्ट होते, तो यहाँ से ये सूत्र हो जाएगा कबीराम बुल्लर देवी मोती जी, कबीराम बुल्लर देवी मोती जी। इस प्रकार ये आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार मैंने इसको सेट किया है कि याद करने में सुविधा हो, क्योंकि ज्यादा ट्रिक है, ज्यादा सूत्र हो जाते हैं वो भी कंफ्यूजन पैदा करते हैं, परंतु यहाँ इसको आप अटैच करके पहले स्वर आएंगे, फिर व्यंजन आएगा, तो ये अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक, प्रमाणिक, और इधर हो गया कबीराम बुल्लर देवी जी। अब बात करते हैं हम अर्ध प्रमाणिक की, तो देखिए आगे इस अर्ध प्रमाणिक से पहले ये 2 पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम बुल्लर ने इसे अप्रमाणिक माना था, ठीक है, यानी सर्वप्रथम इसको अप्रमाणिक मानने वाले कौन थे, बुल्लर थे, डॉक्टर बुल्लर। शुक्ल ने पूरे ग्रंथ को जाली बताया, जो पहले ही मैंने आपको बता दिया। अब है अर्ध प्रमाणिक की, यानी अर्ध प्रमाणिक है उसका सूत्र क्या है, हमने अप्रमाणिक का देख लिया, कबीराम बुल्लर देवी मोती जी, कबीराम बुल्लर देवी मोती जी। अब है मुनि प्रसाद चटर्जी नाहटा, मुनि प्रसाद चटर्जी नाहटा, ये सूत्र है छोटा सा, मुनि प्रसाद चटर्जी नाहटा। अर्ध प्रमाणिक है तो मुनि प्रसाद चटर्जी नाहटा। अब देखिए इसके अंदर क्या है, मुनि, तो मुनि से हो गया मुनि जिन विजय, मुनि जिन विजय। प्रसाद से हो गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए आचार्य वो रामचंद्र शुक्ल था, उसमें राम ले लिया, और ये इसमें प्रसाद लिया, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये प्रसाद। अब ये जो अर्ध प्रमाणिक है उसके अंदर मुनि प्रसाद चटर्जी नाहटा, तो मुनि से हो गया मुनि जिन विजय, और आ से हो गया सॉरी प्रसाद से हो गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चटर्जी से हो गया डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, और नाहटा से हो गया अग्रचंद नाहटा, अग्रचंद नाहटा। तो इसके अंदर ये 4 ही है, मुनि प्रसाद चटर्जी नाहटा, तो मुनि जिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और अग्रचंद नाहटा। तो ये 4 है जो इसको अर्ध प्रमाणिक मानते, आधा प्रमाणिक मानते, आधा अप्रमाणिक मानते। आगे देखिए आगे है हमारा प्रमाणिक मानने वाले। प्रमाणिक मानने वाले का जो सूत्र है वो है कर्नल श्याम मोहन मिश्र, कर्नल श्याम मोहन मिश्र। फिर आएगा जोनक, तो ये एक नाम ही हो गया इसका, कर्नल श्याम मोहन मिश्र, ये ऐसे नाम की तरह लगता है,
मैंने जो सूत्र बनाया तो इस प्रकार ये सेट किया। कर्नल श्याम मोहन मिश्र जोनग, कर्नल श्याम मोहन मिश्र जोनग, ये सूत्र हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा देखिए, कर्नल से हो गया कर्नल टोड, श्याम से हो गया डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहन से हो गया मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिस्र से हो गया मिस्र वंदु, और जो से हो गया जॉर्ज गिरियसन, जॉर्ज गिरियसन, और नग से हो गया नगेंद्र, नग से हो गया नगेंद्र। अब हमारे सामने देखिए, 1 मिनट में यहाँ पर इरेज करके आपको बताता हूं कि हमारे सामने 3 है। एक तो हो गया अप्रमाणिक, एक तो हो गया अप्रमाणिक, दूसरा हो गया हमारे अर्ध प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक, और तीसरा हो गया प्रमाणिक। ठीक है, ये 3 आपसे क्रम हो गया, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक। अब इनका जो सूत्र था वो क्या था, ये जो इसका तो जैसे मुनि प्रसाद चटर्जी हो गया, मुनि प्रसाद चटर्जी, इसका हो गया कवि राम वुल्लर देवी मोती जी, मोती जी, यानी अप्रमाणिक का हो गया कविराम बुल्लर देवी मोती जी, और अर्थ प्रमाणिक है मुनि प्रसाद चटर्जी, और इसका हो गया कर्नल श्याम मोहन मिश्र, कर्नल श्याम मोहन मिश्र, और आगे हो जाएगा जो नग, जो नग। यानी ये इतनी सी लाइन आपको याद करनी है, और इस लाइन से एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। यानी अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक में से आपको क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको इतनी लाइन याद करनी है, कविराम बुल्लर देवी जी, ऐसे आप इसके याद करोगे तो आप भूल जाओगे कि कौन सा किस में था। कविराम बुल्लर देवी मोती जी, मुनि प्रसाद चटर्जी नाहटा, यहाँ पर नाहटा भी है, नाहटा। ठीक है, और कर्नल श्याम मोहन मिश्र जोनक, तो ये इतना सा आपको याद करना है। तो अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और ये मोस्ट भी है, याद करना ही करना है। अब इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। अब आगे देखिए, नगेंद्र ने इसे घटना कोश माना है, यानी ये भी मोस्ट है, यानी नगेंद्र उसको इसको क्या मानता है, घटना कोश मानता है। फिर है पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रतियां, यानी जो पृथ्वीराज रासो है उसकी हस्तलिखित प्रतियां है, जो हाथ से लिखी हुई थी चंद्रवरदाई के द्वारा, वो कहाँ कहाँ रखी हुई है, वो इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है वो है वरद रूपांतरण, वरद रूपांतरण। तो वरद रूपांतरण में गुणचित्र सर्ग, यानी मेन सर्ग कितने थे, गुणचित्र थे, गुणचित्र सर्ग, और 16,300 छंद थे, 16,306 छंद थे। ठीक है, तो ये तो इसका पूरा जो बड़ा रूप है जो महाकाव्य की श्रेणी में है वो माना गया वरद रूपांतर, जिसके अंदर गुणचित्र सर्ग है और 16,306 छंद है। इसका प्रकाशन किसने करवाया था, नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रकाशन करवाया था 1585 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में। हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में, यानी जो वरद रूप है इसका, जो वरद सॉरी वो ग्रंथ है उसका जो हस्तलिखित जो प्रति है वो उदयपुर संग्रहालय में रखी हुई है वर्तमान में। फिर आता है मध्यम रूपांतरण, मध्यम रूपांतरण, इस मध्यम रूपांतरण में 7,000 छंद है। तो देखो 16 के जो आधे पे आए तो 8,000 होते वैसे, परंतु इसमें क्या 7,000, तो आधा हो गया ये मध्यम रूपांतरण है, उसमें 7,000 छंद है। आगे देखो, बात करें इसकी प्रकाशन की, तो इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है, जो मध्यम रूपांतर इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। उसका क्या हुआ, 1585 में हो गया था वरद रूपांतर का, पर इसका प्रकाशन नहीं हुआ। हस्तलिखित प्रति की बात करें तो अबोहर एवं बीकानेर, इसकी जो हस्तलिखित प्रति है, जैसे उसकी हस्तलिखित प्रति कहां थी, उदयपुर संग्रहालय में, और इसकी है ना वो अबोहर या बीकानेर संग्रहालय में है। 17वीं शताब्दी में लिखित मानी जाती है, यानी इसको 17वीं शताब्दी में लिखित माना जाता है। जो मध्यम रूपांतरण है उसकी बात हो रही है। फिर बात करें लघु रूपांतरण, लघु रूपांतरण, इसमें 19 सर्ग है,
सरक कितने 19, और देखो 7000 का आधा 3500 होता है, तो 3500 छंद है इसमें, याद हो जाएगा। पहले में कितना है 16306, फिर 16000 से नीचे आएंगे तो 7000, 7000 से नीचे आएंगे तो 3500, ठीक है, इस प्रकार। तो इसमें 19 तो सरग है और 3500 छंद है। हस्तलिखित प्रति की बात करें तो बीकानेर में, जिस प्रकार ये भी बीकानेर में, तो ये भी बीकानेर। पहले वाली जो है वरद है वो उदयपुर में है, मध्यम है वो बीकानेर या अबोहर उसमें है, और हमारे लघु है वो है बीकानेर में। फिर बात करें हम लघुत्तम रूपांतरण की, लघुत्तम रूपांतरण की, तो जो लघुत्तम रूपांतरण है उसमें 1300 है, तो 3500 से नीचे आए तो 1750 होते हैं, पर इसके अंदर 1300 ही है, 1300 है। तो 16,306, 7,000, 3500 और 1300, तो इसके छंद कितने 1300। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे ही मूल रासो माना है, यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ये मोस्ट है, इन डॉक्टर दशरथ शर्मा वो कहता है कि जो मूल रासो है वो यही है, 1300 छंद वाला है। जो 16,306, 3500 छंद, 1300 छंद, वो सॉरी 7,000 छंद, 3500 छंद, वो तो क्या है, वो रासो नहीं है, वो तो बड़ा चढ़ाकर ऐसे लिखा हुआ है। मूल रासो की बात करें तो मूल रासो दशरथ शर्मा ने सिर्फ 1300 छंद वाला है, उसे ही माना है जो लघुत्तम रूपांतरण है। ऐसा माना जाता है पृथ्वीराज व चंद्रवरदाई मित्र थे, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, और दोनों की मृत्यु व जन्म एक साथ हुआ था। ये संयोग की बात थी कि दोनों की मृत्यु और जन्म है वो एक साथ हुआ था, ये माना जाता है, जो लिखा हुआ है इतिहास में और हम पढ़ते आ रहे हैं। एक थाल जन्म एक थाल मरण, ये जो उक्ति है वो इससे संबंधित है, और इसमें इस युक्ति के आधार पर ही लोगों ने, विद्वानों ने माना है कि जो पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदा ये उनका जन्म है और मृत्यु है वो एक साथ हुई थी। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है, उस पृथ्वीराज रासो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, जो मैंने सारे बिंदु यहाँ लेने की कोशिश की है। एक आध कोई बिंदु भूलवंश रह जाए, बाकी जहां तक मेरे को उम्मीद है इससे बार आपका पृथ्वीराज रासो से संबंधित कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।